गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि हमारा जो चैप्टर बायोमोलिक्यूल चल रहा है, उस बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डीएनए के बारे में टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया था। तो डीएनए से रिलेटेड जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन इस सिलेबस के यानी इस क्लास के अकॉर्डिंग जो आपके पास है, उसमें हम लोगों ने सारी बातों को डिस्कस किया था। उसमें इंपॉर्टेंट बात यही थी, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, 5 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड के नाम। और डीएनए के बारे में फिर हम लोगों ने कहा था कि डीएनए में 2 हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। एक बच्चे का डाउट आया था कि ये जो वाटसन एंड क्रिक का मॉडल है वो फिर से समझने के लिए, तो एक बार थोड़ा सा फिर से जिन बच्चों का फिर से अगर डाउट रह गया हो तो उसको फिर से यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप बेटा जान जाओ कि वाटसन एंड क्रिक ये 2 साइंटिस्ट हैं और इन्होंने जो डीएनए के स्ट्रक्चर को दिया उसको कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। इन्होंने क्या बताया कि डीएनए में 2 अनब्रांच चेन होते हैं, उसी 2 अनब्रांच चेन को हम लोग 2 हेलिक्स कहते हैं। तो यहां पर डीएनए हैज 2 अनब्रांच चेन और उसी को हम लोग हेलिक्स कहते हैं, जिसको हम लोगों ने इस तरह से बना करके दिया था। ठीक है ना बेटा? ये देखिए, और फिर ये इस तरह से हम लोगों ने ये, तो आपको जो उस तरह से स्ट्रक्चर हमने बनाया था न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड का, वही स्ट्रक्चर आप यहां पर देखो क्या है। ठीक है, देखिए ये तो हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया था, और ये ऐसे एक था। ओके, और यहां पर P किया था, और इस P को फिर हम लोगों ने यहां से इस तरह से ये जोड़ दिया। ओके, ये 3rd पोजीशन है तो ये यहां आके जुट गया। ओके, और यहां पर ये चूंकि 1 पोजीशन है तो यहां पर मान लो A कर दो आप, और यहां पर कोई भी G कर दो या C कर दो। ठीक, यहां पे C कर दिया हमने, नंबरिंग 1 2 और 3 4। ठीक है, और ये क्या हो गया 5 पोजीशन यहां पे। उसी तरह 1 2 3 ये 4, और यहां पर जो कार्बन होगा जिस कार्बन के साथ फॉस्फेट जुटा है उसका 5। तो ये फॉस्फेट जो है वो किसके साथ जुटा है? एक शुगर के 5 नंबर कार्बन से और दूसरे शुगर के 3rd नंबर कार्बन से। ठीक है, तो यहां पर जो इस तरह से जो चैन गया है, यह क्या है? ये शुगर ऑन फॉस्फेट का चैन है। ओके, और देखो शुगर के साथ क्या अटैच है? तो शुगर के साथ में यहां पर नाइट्रोजिनस बेस अटैच है। तो यानी इस शुगर के साथ में इसको बीच में आप ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, या तो जोड़ के भी दिखा सकते हैं या ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आप इसको ऐसे कर दो, इधर A जोड़ दो इसके साथ, और इधर इसके साथ क्या जोड़ोगे? तो इधर इसके साथ T जोड़ दो इस तरह से, इधर C को जोड़ दो, तो इधर G को जोड़ दो। तो हम क्या बोले थे कल कि ये जो है यह शुगर एंड फॉस्फेट का बैकबोन है। शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ ये बैकबोन है। जैसे ये शुगर है और बीच में ये फॉस्फेट है, दोनों को जोड़े हुए, ये दोनों के साथ, और सीसी शुगर में क्या अटैच है? तो नाइट्रोजिनस बेस अटैच है। यानी ये जो शुगर है और इस शुगर के साथ क्या अटैच है? नाइट्रोजिनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो यह एक अलग चैन है, ये एक अलग चैन है। जैसे यह एक इधर वाला एक अलग चैन, और उसी तरह हम लोग यहां पर देखिए
यहां पे आपको हम दूसरा इधर का स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। ये दूसरा चैन हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड चैन फॉर डीएनए। ये देखिए, अब यहां पर 1 2 3 4 और यहां पर 5, ठीक है। यहां पर 1 2 3 4 और यहां पर CH2OH अगर होगा तो ये हो गया 5। अब चलो यहां पर इसको हम लोग इधर से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये 5 नंबर है, यहां पर CH2OH। तो यहां पर क्या करेंगे, इधर पे P और इसके ये 5 नंबर से इधर अटैच हो गया। जैसे एक का 5 नंबर एक का 3rd नंबर से अटैच था तो ये सीधा कर दिए। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या क्या अटैच होता है, तो यहां पर नाइट्रोजिनस बेस, यहां पर नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है बेटा। तो ये इधर का एक चैन यानी ये वाला हेलिक्स है, इधर वाला। और इधर का दूसरा चैन तो वो ये वाला हेलिक्स है। तो दो अलग अलग चैन, दोनों हेलिक्स हैं। तो ये हेलिक्स और ये दोनों आपस में ज्वाइंट कैसे हैं, तो इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस तरह से यहां पर ये, तो सी एंड जी के बीच में, दैट मीन साइटोसिन एंड ग्वानिसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर आप गौर करेंगे, दिस इज द these two separate chain are, या these two separate helix are joined together by hydrogen bond, and in between cytosine and guanine have 3 hydrogen bond, and in between adenine and thymine have 2 hydrogen bond. Both chains are separate. One chain is goes through 5 into 3 end, that means ये इस साइड का 5 end फ्री है और ये कहां है, ऊपर की ओर 3 एंड पे। यहां पर 3 एंड फ्री है, तो इधर इस साइड क्या कह सकते हैं हम लोग, इधर का 3 एंड पे क्या है, OH फ्री है, यानी ये 3 एंड से किधर की ओर गया है, 5 एंड की ओर गया है। तो इसीलिए एक दूसरे के एंटी पैरेलल, एक चैन 5 से 3 है तो दूसरा चैन 3 to 5 है। यही जो मॉडल है इसको बी फॉर्म ऑफ डीएनए कहते हैं। तो यही मॉडल जो है वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। चलिए अब डीएनए के बाद में आरएनए के बारे में हम लोग जानते हैं। आरएनए बेटा, नाउ योर हेडिंग इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या कहता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड हमारा कहता है कि जनरली जैसे डीएनए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, यह भी क्या है, इट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सेकेंड थिंग्स क्या है, इट हैज यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमीन। तो थायमीन की जगह पर इसके पास क्या होगा, थायमीन, दैट मीन्स टी, यूरासिल मीन्स शॉर्ट में यू। तो इट हैज यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमीन। अब कहता है आरएनए इज लेस स्टेबल देन डीएनए। आरएनए जो है वो डीएनए से कम स्टेबल होता है। ऐसा इसलिए, आरएनए इज लेस स्टेबल देन डीएनए, दैट्स व्हाई डीएनए
जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म। तो कहता है कि आरएनए जो है वो डीएनए से कम स्टेबल होता है। ऐसा क्यों? उसके पीछे 3 रीजन है बेटा। आरएनए इज जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड। जैसे डीएनए में 2 चैन था, लेकिन आरएनए में 2 चैन नहीं, एक ही चैन होता है। आपको हम बना के दिखाएंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद में देखो, सिंगल स्ट्रैंडेड कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि आरएनए में ओनली 1 हेलिक्स होते हैं या एक ही चैन होता है। जैसे डीएनए में 2 चैन थे और दोनों चैन एक दूसरे के एंटी पैरेलल थे, यानी यह एक इस तरह से दूसरा इस तरह से। इसका कैप देखो ऊपर है, इसका कैप नीचे है। ये डीएनए के बारे में बता रहे हैं। और ये चैन और ये चैन कैसे अटैच्ड है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से। लेकिन हम कह रहे हैं कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये वाला स्ट्रैंड नहीं होता है, सिर्फ यही एक स्ट्रैंड है। तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड। अब कह रहा है कि आरएनए अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है और डीएनए डबल है तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? स्टेबल का मतलब ये दोनों आपस में ऐसे अटैच है हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कि ये सिंगल वाला? ऑब्वियस सी बात है, ये डबल है, मजबूती ज्यादा रहेगी इसमें, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये सिंगल जो है थोड़ा छोटा पतला है, तो ये स्टेबल कम रहेगा। तो यहां पर आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड, जिसकी वजह से यह लेस स्टेबल होता है, यानी यह लेस स्टेबल है। दूसरी बात कहता है कि आरएनए हैज, आरएनए के पास क्या है? आरएनए हैज राइबोज सुगर which is more reactive, which is more reactive than deoxyribose sugar। और ऐसा क्यों? बिकॉज राइबोज सुगर हैज OH ग्रुप ऑन सेकेंड पोजीशन। कहने का मतलब आप राइबोज सुगर का स्ट्रक्चर याद करो। R4 RNA और R4 राइबोज सुगर बार बार बोले थे हम। ये OH और H, यहां पर H और OH, ठीक है, H और OH, CH2OH और यहां पर H, जबकि यहां पर OH और H, H और H, H और OH और ये CH2OH और H। देख लिया? तो ये हुआ डीऑक्सी, यानी सेकेंड नंबर पर कार्बन पे सिर्फ H है, तो यह डीऑक्सी जो कि डीएनए में होता है। और सेकेंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप है, तो यह आरएनए में होता है। तो ये OH ग्रुप होने की वजह से यह ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन आसानी से किसी दूसरे कंपाउंड से कर सकता है। तो जो जितना रिएक्टिव होगा उतना लेस स्टेबल होगा, तुरंत रिएक्शन करके कोई दूसरा कंपाउंड बना सकता है। लेकिन डीएनए में चांसेस कम है, क्योंकि यहां पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होते हैं। और यहां पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो तो फॉस्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा, ये भी फॉस्फेट के साथ कर लेगा, और यहां वाला जो है वो नाइट्रोजनस बेस आ जाएगा, तो ये भी हट जाएगा। तो डीएनए के राइबोज सुगर के पास, यानी डीएनए के जो डीऑक्सी राइबोज सुगर है उसके पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होते हैं। लेकिन आरएनए के राइबोज सुगर में सेकेंड नंबर कार्बन पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाता है, जिसकी वजह से यह ज्यादा रिएक्टिव होगा, और ज्यादा रिएक्टिव होने का मतलब वह लेस स्टेबल होगा। तो ये दो बातें जो है हमने आपको यहां पर बता दिया कि क्यों डीएनए जो है वह जेनेटिक मटेरियल होता है मैक्सिमम लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ वायरस को छोड़ के, और वायरस में भी सभी नहीं, कुछ वायरस को छोड़ के। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि आरएनए हैज यूरासिल, आरएनए के पास यूरासिल होता है, ओके। Which is less stable than thymine।
तो डीएनए में थायमीन होता है जो कि ज्यादा स्टेबल है, किससे? यूरासिल से। तो ये 3 रीजन जो है वो आरएनए के लिए। अब एक आरएनए का स्ट्रक्चर, ये तीनों पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। अब एक स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम, तो स्ट्रक्चर कैसे देखिएगा, हमने क्या बोला कि आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो अगर स्ट्रक्चर बनाना होगा तो यानी कि इस तरह से स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे हम। ये देखिए, ये अब आइए यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है। तो यहां पर ये बातें जो है वो, यहां पर ये फर्स्ट है, तो यहां पर मान लो इसके साथ ए हो गया एडेनिन, या इसके साथ यहां पर जी हो गया, या यहां पर सी हो गया, और यहां पर यूरासिल यू हो गया। और आप जानते हो इसका थर्ड पोजीशन और इसका फिफ्थ पोजीशन ये अटैच रहेंगे फॉस्फेट से। उसी तरह इसका थर्ड और इसका फिफ्थ ये पी से, इसका थर्ड और इसका फिफ्थ ये अटैच हो गए पी से, यानी फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट। और इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड चला, यानी यह 3 से कैसे जा रहा है, 5 एंड की ओर जा रहा है, 3 to 5 एंड की ओर जा रहा है। जबकि डीएनए में क्या था, दूसरा हेलिक्स आ रहा था। तो इस वजह से डीएनए डबल स्टैंडर्ड और यह सिंगल स्टैंडर्ड था। दूसरी बात यह ध्यान दो कि ऐसा नहीं है कि ए के बाद जी ही आएगा या जी के बाद सी ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है ए के बाद यू आ जाए, फिर से यू आ जाए, सी आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही 4 में से कोई एक रहेगा। ए जी सी यू में से ही कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच रहेंगे। हो सकता है ए ए ए ए ए ऐसे 5 बार लगातार रिपीट हो, यानी यहां पर सभी के सभी क्या हो जाएं, ए ए, यह भी ए और यह भी ए हो जाए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ ये नहीं कह सकते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है, या सभी जी हो सकते हैं, तो ये नहीं। लेकिन हाँ, इसी 4 में से एक होगा, यानी ए सी जी यू, इन 4 में से ही कोई रहेगा। और डीएनए की बात करेंगे तो ए सी जी टी, इन 4 में से ही कोई रहेगा। बस यहां पर यू, और डीएनए वाले में ये डीएनए के लिए और ये आरएनए के लिए। हो गया बेटा। अब देखिए कहता है कि डीएनए जो और आरएनए की जो बातें हैं वो आपको क्लास 12 में बहुत डिटेल ब्रॉडली है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का जो सिलेबस एक चैप्टर है, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वहां पर उसको बहुत डिटेल देखना है। अब कहते हैं आरएनए इज 3 टाइप्स। आरएनए जो है वह 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का मतलब इसको कहते हैं आरआरएनए। ओके, ये आप लोग पढ़े होंगे राइबोसोम में, सेल के टॉपिक में। इसको फिर से एक बार खोल के देखिएगा आप, सेल के टॉपिक में पूरा डिटेल आएगा आपको। ये क्या कहता है, तो इट इज 80% ऑफ टोटल आरएनए इन सेल, यानी एक सेल में जो तीनों तरह के जो आरएनए हैं उसका अकेला ये लगभग 80% तक होता है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर राइबोसोम, यानी राइबोसोम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर राइबोसोम, तो यह राइबोसोम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आइए
थर्ड, सेकेंड नंबर, सेकेंड टाइप है हमारा ट्रांसफर आरएनए। इसी को हम लोग कहते हैं टीआरएनए, टीआरएनए, ओके, शॉर्ट में। ये क्या है? इट इज 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए, या 10 से 15% टोटल आरएनए का सिर्फ 10 से 15% तक एक सेल में होता है। एंड इट कैरी amino acid during प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे यह एमिनो एसिड को कैरी करता है। और थर्ड देखिए, ये है हमारा मैसेंजर आरएनए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए का मतलब इट इज अबाउट 2 to 5% ऑफ टोटल आरएनए। यह टोटल आरएनए का ओनली 2 to 5% होता है। एंड इट कैरी मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। किस तरह का प्रोटीन हमारे सेल के अंदर बनना है, ये मैसेज। प्रोटीन बहुत सारे तरह के होते हैं, 1000 टाइप्स के, अलग अलग, ठीक है। तो कौन सा पार्टिकुलर प्रोटीन का सेल में बनना है, वो मैसेज को कैरी करने का काम ये मैसेंजर आरएनए। तो दैट मींस मैसेंजर आरएनए विल कैरी फॉर द प्रोटीन, कैरी मैसेज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये these 3 टाइप्स ऑफ आरएनए आपको यहां पर बोर्ड पे दिख रहा है। अब इससे ज्यादा हमें आरएनए के बारे में अभी फिलहाल नहीं जानना है। टीआरएनए का भी स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बहुत लंबा है, बट अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी सिलेबस फॉर दिस क्लास, दिस इज इनफ फॉर यू, ओके, बिकॉज दैट टॉपिक विल also come in class 12th. According to NCERT, that chapter is molecular basis of inheritance and it is also called molecular biology. So next, now we have to focus on now your heading is concept of metabolism. Concept of metabolism. देखिए, मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें ना बेटा, मेटाबॉलिज्म पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आपको पहले भी हम एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा समझा चुके हैं, जब मेटाबोलाइट्स हमारा टॉपिक आया था तो उस समय। मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें हम लोग कि मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब कहता है कि इट इज सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन इन द सेल, या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टोटल केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इट इज सम ऑफ टोटल केमिकल reaction. It is sum of total chemical reaction in organism oblique cell including breaking and formation of compound called compound। बस यहां तक एक कॉल्ड छोड़ दीजिए, कंपाउंड। तो एक सेल के अंदर किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होना या ब्रेकडाउन होना, उसी को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ, या ऐसे भी कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को मिला करके हम लोग कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, टोटल एनाबॉलिज्म और टोटल कैटाबॉलिज्म दोनों को जोड़ दें तो उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। तो यानी हमें समझना पड़ेगा कि ये एनाबॉलिज्म क्या है। तो यहां पर ये समझिए आप कि ये अब एनाबॉलिज्म क्या है। एनाबॉलिज्म को हम लोग बिल्डिंग अप, या हम लोग किसी चीज का फॉर्मेशन होना, ओके, तो इसे कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें किसी कंपाउंड का बनना होता है। तो ये इट इज कंस्ट्रक्टिव फेज या इट इज बिल्डिंग ऑफ कंपाउंड, इट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। यानी कि जब हमारे सेल के अंदर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है किसी दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड से, उसको कहते हैं हम लोग एनाबॉलिज्म। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। इट इज बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड। तो सिंपल वे में अगर डेफिनेशन कहें इसका, तो सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम simpler one called एनाबॉलिज्म। जैसे एग्जांपल के रूप में देख लो कोई भी चीज, यहां पर CO2 प्लस प्लांट के अंदर और H2O आपस में मिलकर क्या बना देता है, ग्लूकोज या शुगर। यानी ऐसे लिख देंगे तो ग्लूकोज बन गया। ये दो छोटे छोटे कंपाउंड हैं, CO2 और H2O, दो कंपाउंड से एक बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। या फिर उसी तरह से आप ये देख लो कि ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज डॉट डॉट डॉट, ये क्या बना देते हैं, तो ये या तो यानी कि स्टार्च, ग्लाइकोजेन, ये बना दिए। तो ये छोटे छोटे कंपाउंड आपस में सिंपल कंपाउंड जुड़ करके एक और उससे भी बड़ा यानी स्टार्च ग्लाइकोजेन बना दिए। उसी तरह आप ये देख लो, एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड डॉट डॉट डॉट, ये यानी बहुत सारे एमिनो एसिड कंटिन्यू है, डॉट 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 लिख दिए, तो ये क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिया है बेटा। तो ये भी एक बड़ा, ये सब एग्जांपल है, या जितने भी दिखा रहे हैं वो सब एनाबॉलिज्म के, और सब हमारे बॉडी में होता है। या फिर आप ये देख लो, फैटी एसिड डॉट डॉट डॉट, यानी बहुत सारे फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, ये मिलकर के क्या बना देते हैं, तो ये मिलकर के कोलेस्ट्रॉल बना दिए या लिपिड बना दिए, ये कोलेस्ट्रॉल बन गया। तो वो भी एक बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आप ये जितने भी एग्जाम्पल आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं, दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर द एनाबॉलिज्म, जो हमारे बॉडी में या किसी हमारे बॉडी में, जैसे ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट है या प्लांट के बॉडी में, तो किसी ना किसी लिविंग बॉडी में ये काम होता है, तो इसीलिए यह एनाबॉलिज्म के पार्ट है। यानी एग्जाम्पल है ये एनाबॉलिज्म के, जो आपको क्लियर ये 4 एग्जाम्पल
ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं कि आप इतना ही तक लिमिटेड हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा आपको एग्जांपल जो है वह दिया जा सकता है। तो ये सभी जो है वह एक एनाबोलिज्म के हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं एनाबोलिज्म के बाद में कैटाबोलिज्म के बारे में। जैसे अब कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म आपके सामने, अब आइए कैटाबोलिज्म। तो जैसे एनाबोलिज्म कह रहा है कि कंस्ट्रक्टिव फेज है, तो ये क्या हो गया, ये डिस्ट्रक्टिव फेज है। इट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड। तो यानी इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपलर वंस, breakdown of organic compound into simpler one या simple compound into simple compound, okay, and अब ये जो इस तरह से जो कंपाउंड टूटेगा, यानी कोई बड़ा कंपाउंड टूट करके छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द एक्सप्लेनेशन या दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैटाबोलिज्म। तो ये आपका जो यहां पर जो है वह कैटाबोलिज्म का पार्ट है। अब उसके बाद में देखो, इसमें कहता है कि द पोटेंशियल एनर्जी present in complex compound converted into kinetic energy, or it is stored in chemical energy in the form of ATP। ठीक है ना बेटा। अब आइए देखिए यहां पर, तो क्या कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, ओके, या केमिकल एनर्जी अगर बायोकेमिकल रिएक्शन है तो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप क्या देख लो, C6H12O6 यह ग्लूकोज है, ओके, और इसका अगर ब्रेकडाउन होगा यहां पर, यह ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन कहने का मतलब इस रिएक्शन को आप पूरा का पूरा रेस्पिरेशन समझ लो, रेस्पिरेशन हुआ, ओके, यहां पर रेस्पिरेशन उस प्रोसेस का नाम है। तो यहां पर क्या दे देगा हमें, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो यहां पर क्या, एक बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड टूटा और दो छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें दिया, और उसके साथ क्या निकला, एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में आएगा हमारे बॉडी में, तो ये एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में आएगा। तो इसीलिए अब एटीपी के बारे में क्या कहता है कि ATP is a nucleotide that store in cell which is called energy करेंसी ऑफ सेल। मार्केट में हम जाते हैं तो किसी भी चीज खरीदने के लिए या बेचने के लिए रुपए की जरूरत होती है, तो वो करेंसी होता है हमारा, ओके।
और इंडिया का करेंसी अपना है, इंडिया का करेंसी हम दूसरे कंट्री में लेके जाएंगे तो वो नहीं चलेगा। तो उसी तरह एटीपी का जो एनर्जी है कहीं दूसरे जगह लेके जाएंगे तो उससे एनर्जी मिलेगी ऐसा कोई गारंटी नहीं, वो हमारे बॉडी का करेंसी है एनर्जी के लिए। तो इस बात पे थोड़ा ध्यान देंगे। अब जैसे यहां पर वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में निकला है, तो एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, यानी उसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो वह इस तरह से, यस वही एडिनोसिन जो हमारा, ये एडेनिन जो हमारा आया था, तो यहां पर आप ये दिखा दो ए हो गया, ओके, यहां पर एच एच ओ एच एच और ओ एच, और यहां पर एच, ये CH2 O P डबल बॉन्ड OH और O, P डबल बॉन्ड O OH और O, P डबल बॉन्ड O OH और OH। देखिए कितने फॉस्फेट हैं बेटा यहां पर। तो आप जब नोटिस करोगे तो देखोगे कि देयर आर 3 फॉस्फेट ग्रुप इन दिस एरिया, 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं, ओके। ये फॉस्फेट एक, ये क्या है, फॉस्फेट है, दूसरा फॉस्फेट है यहां पर, तो यहां पर 3 फॉस्फेट हैं। और ये जो इस तरह से यहां पर ये जो बॉन्ड दिखाए हैं, दिस इज हाई एनर्जी बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वह, ये हाई एनर्जी बॉन्ड। अब इस एटीपी से हमें एनर्जी कैसे मिलता है, तो ये एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, यानी तो एटीपी कन्वर्ट होगा किसमें, एडीपी। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए एडिनोसिन इसलिए यहां पर एक राइबोज शुगर है और एक एडेनिन लगा हुआ है, तो न्यूक्लियोसाइड हुआ तो एडिनोसिन। देखिएगा न्यूक्लियोसाइड के नाम में हमने दिया होगा एडिनोसिन। और इसके साथ कितने फॉस्फेट हैं, इसके साथ कितने फॉस्फेट हैं, 3 फॉस्फेट है, 1 2 एंड 3, इसलिए इसका नाम पड़ा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर इसमें से एक फॉस्फेट टूटेगा बेटा तो ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो ये एक फॉस्फेट टूटेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में, यानी इसी का नाम हो जाएगा एडीपी, यानी पूरा नाम होगा एडीपी, और इसको कहेंगे एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। एडिनोसिन इधर लिखता हूं डाई फॉस्फेट। तो 2 फॉस्फेट आ गया यहां पर, एक फॉस्फेट कहां होगा, यहां पर 3 में है, 3 फॉस्फेट, यहां पे 2 फॉस्फेट, यानी यह एक फॉस्फेट को हटना होगा। तो ये फॉस्फेट हटेगा तो ये बॉन्ड को टूटेगा, और यही बॉन्ड जब टूटेगा तो एनर्जी देगा, उसी एनर्जी से हम बोलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं, जो भी करते हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एटीपी के फॉर्म में ही मिलता है। तो जब हम खाना खाते हैं और उससे, यानी जो बड़ा, जैसे खाना खाया, आप अपने डाइट में क्या लिए, ग्लूकोज, रोटी में ग्लूकोज है, चावल में ग्लूकोज है, तो या फल खाते हैं तो उसमें ग्लूकोज है, तो वो ग्लूकोज टूटेगा। जैसे यहां पर ये ग्लूकोज टूटा है तो एनर्जी दिया, और वो एनर्जी किसमें स्टोर हुआ, एटीपी में। और जब हम काम करते हैं तो यही एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। फिर से जब आप ग्लूकोज लेंगे तो एडीपी कन्वर्ट होगा किसमें, एटीपी में। तो इसीलिए इस ओवरऑल रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, तो आप इस तरह से एक बना लीजिएगा, एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी प्लस पीआई, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और फिर एडीपी कन्वर्ट होता है एएमपी में प्लस पीपीआई में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट नाम लिख चुके हैं, इसको कहते हैं हम लोग एडिनोसिन
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और यहां पर 2 फॉस्फेट और एक मोनो, मतलब इसके साथ एक फॉस्फेट है। देखो 3 फॉस्फेट, 1 2 3। यहां पर क्या है, डाई मतलब 2 फॉस्फेट इसके साथ और एक यहां पर भी 3, और ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट है। तो जैसे जैसे टूटेगा वैसे वैसे फॉस्फेट रिलीज होंगे और वैसे वैसे एनर्जी हमें मिलते चला जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो रिवर्स में रिएक्शन होगा, हम जब काम करते हैं तो इधर की ओर रिएक्शन होगा। इसीलिए यह दोनों डायरेक्शन में हमने आपको दिखाया है। ओके, तो ये बात आपको थोड़ा बेटा ध्यान में रख के चलना होगा। अब आइए एक हेडिंग देंगे हम लोग, द लिविंग स्टेट। द लिविंग स्टेट हमारा क्या कहता है, द लिविंग स्टेट का मतलब हुआ कि ऐसे बहुत सारे, मतलब बेटा 100 and 1000 ऑफ मेटाबोलाइट्स आर अकर्स इन आवर बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। बहुत सारे मेटाबोलाइट्स हैं। आप देखो ना हमारी बॉडी में कितने सारे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म को पूरा करते हैं, इसलिए उनका नाम मेटाबोलाइट्स है या बायोमोलिक्यूल भी आप बोल सकते हैं। और वो सभी का एक कंसंट्रेशन जो होता है वो एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन होता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फिक्स होता है। तो जैसे देखो 100 and thousands of मेटाबोलाइट्स ही डायरेक्ट कर ले, मेटाबोलाइट्स occurs in organism in particular concentration। तो मिलता तो है लेकिन कितना, एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन में, occurs in organism in particular concentration। एग्जाम्पल 4.5 से 5.0 इधर लिखता हूं, 4.5 to 5.0 मिलीमोल इन ब्लड, यानी 4.5 से 5 मिलीमोल 1 लीटर ब्लड में ये ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कितना होगा, 4.5 to 5.0 मिलीमोल। तो मिलीमोल पर लीटर इन ब्लड। कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अनइक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट में होता है, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आता है। हमारा बॉडी जो है वो अनइक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। क्यों ऐसा, हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तभी एटीपी बन रहा है। और केमिकल रिएक्शन किस लिए कोई कंपाउंड करता है, ताकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ सके। और जैसे ही कोई चीज का इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाता है वह रिएक्शन नहीं करेगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट का मतलब इट कैन नॉट वर्क, वो फिर काम नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम हो गया तो फिक्स हो गया, वो कोई चीज इसीलिए कर रहा है ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ सके, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन। और जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। अगर हमारे बॉडी में रिएक्शन नहीं हुआ मतलब हम डेड हो गए। तो हमारे बॉडी का पूरा एफर्ट जो होता है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो इसीलिए होता है कि हमारे बॉडी का केमिकल रिएक्शन जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन रहे। क्योंकि जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा यानी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, यानी हम डेड हो जाएंगे। तो इसी चीज को समझिए। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको। कि फिर से हम कह रहे हैं कि हमारे बॉडी का पूरा केमिकल रिएक्शन सिर्फ इसलिए एफर्ट लगा करके करता है ताकि कभी भी वो इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट में नहीं आए, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन नहीं करे। क्योंकि करेगा तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन नहीं होने का मतलब हमारे बॉडी के अंदर
एटीपी का नहीं बनना, यानी रिएक्शन नहीं होना मतलब डेड होना। तो इस बात को आपको ध्यान में रख के थोड़ा सा चलना पड़ेगा। ओके, तो इसी को हम लोग लिखते हैं। तो लिविंग सिस्टम मेंटेन दिस living system maintain on equilibrium STD state by receiving एनर्जी। क्यों ऐसा? इक्विलिब्रियम स्टेट डू नॉट वर्क। अगर कहीं पे इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया तो डू नॉट वर्क, वहां पे वर्क नहीं होगा। आवर बॉडी और सेल effort to prevent equilibrium state। आवर बॉडीज या हमारा बॉडी या हमारा सेल जो है वह हमेशा एफर्ट लगा करके यही काम करता है, प्रिवेंट करता है इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आए। प्रिवेंट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट। That's why continuous biochemical reaction occurs in cell to generate एनर्जी यानी एटीपी। और यही अगर नहीं होगा तो यानी बॉडी डेड हो गया। और ऐसा नहीं समझो कि हमारे बॉडी में एक बार में एटीपी कब बनेगा। एटीपी बनने के लिए कैटाबोलिज्म का होना जरूरी है। और कैटाबोलिज्म होने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे सेल में एक बार में सिर्फ कैटाबोलिज्म ही होगा या एक बार में एनाबोलिज्म ही होगा। अगर हमारा यह एक सेल है तो ऐसा नहीं है कि हमारे सेल में, जैसे मान लो कि यह प्लांट का सेल है, तो प्लांट के सेल में एक तरफ बेटा यह जो ग्लूकोज है वह टूट करके CO2 प्लस H2O भी देता रहेगा और प्लस एनर्जी, और दूसरी तरफ CO2 प्लस H2O मिलकर के ग्लूकोज भी बनाएगा। तो कहता है कि बायोकेमिकल रिएक्शन इज ए टाइट रिएक्शन। कहने का मतलब कि अनरेगुलेटेड मैनर में कोई काम नहीं होता है हमारे सेल में। बायोकेमिकल रिएक्शन इज ए tightly regulated reaction that is
catabolism and anabolism are simultaneously occurs। तो ये साइमल्टेनियसली मिलते हैं। तो यहां तक कि हमारी बातें जो है वो कंप्लीट हो गई है। इस बात को, ये पूरी बातें जो है यहां पर है, द लिविंग स्टेट का मतलब ही होता है अनइक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, यानी हमारे बॉडी का कोई भी केमिकल रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। जिस दिन हमारे बॉडी के अंदर का सारा जो केमिकल रिएक्शन है अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा तो वो बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, इसके बाद हम लोग का टॉपिक जो है वो एंजाइम होगा, उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग एंजाइम। ओके, थैंक यू।